सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किए एंड पूरा का पूरा थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप किया। आज के सेशन से हम लोग एक नया इंस्ट्रूमेंट चालू करते हैं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। राइट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट आज के सेशन से चालू करते हैं। जितना पीएमएमसी वाइडर था उतना इसमें डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ जाएंगे। देन आफ्टर दैट दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को एनालाइज करना है, एक अट्रैक्शन टाइप एंड एक रिपल्सन टाइप। एंड देन आफ्टर दैट एम आई अमीटर एंड एम आई वोल्ट मीटर के बारे में इस सीक्वेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं GAOTSY आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो। तो आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन गेट एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। राइट, GAOTSY आपको कूपन कोड यूज़ करना है और ये ऑफर केवल और केवल फर्स्ट 50 एनरोलमेंट्स तक के लिए वैलिड है। तो जल्दी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ये ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं। राइट, अवेल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, गेट एकेडमी की टीम एक SSC JEE ई बुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए लॉन्च की हुई है। ये ई बुक है, नॉट अ फिजिकल बुक। और इसमें SSC JEE पेपर 1 के लिए है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो कि प्ले स्टोर से जाके आप फ्री सैंपल्स इसके डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर में ई बुक वाले सेक्शन पे जाके इस ई बुक में एनरोल कर सकते हैं। राइट, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा SSC JEE इलेक्ट्रिकल ई बुक का, तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप पर्टिकुलर बुक तक पहुँच सकते हैं, जो कि इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। कि इस बुक में ईयर वाइज भी क्वेश्चंस का असेंबली देखने के लिए मिल रहा है एंड सब्जेक्ट वाइज भी देखने के लिए मिल रहा है, जो कि दोनों चीज़ें, दोनों फीचर्स एक ही बुक में कंबाइंड वे में आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको सेपरेट सेपरेट बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगल बुक में ये दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं, जो कि इंडियाज फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज एंड ईयर वाइज ई बुक है। RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। CBT 1 का एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है एंड CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो CBT 2 के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो 499 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 499 पे करके कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और जो फ्रेश प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं RRB JEE के लिए अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए CBT 1 प्लस CBT 2, तो वो 777 में चीज़ों को अवेल कर सकते हैं, बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पार्ट। ये RRB JEE के ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट CBT 1 एंड CBT 2 में मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट इमीडिएट बेसिस पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। गेट एकेडमी का गेट 26 का कोर्स 2222 में एंड 27 का कोर्स 3333 में एंड 28 का कोर्स 5555 में अवेलेबल है। तो आप रेस्पेक्टिव प्राइजेस पे करके रेस्पेक्टिव कोर्सेज पे एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में अवेलेबल है,
कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 1111 में, यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इस तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो कि आपको 777 में नॉन टेक्निकल पोर्शन जितना भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेस अवेलेबल हैं कि आप अगर इंडिविजुअल बेसिस पे किसी सब्जेक्ट्स में एनरोल करना चाह रहे हैं, जैसे नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल मशीन, मेजरमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, तो आप इंडिविजुअल बेसिस पे कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। गेट 25 में आपने एनरोल किया हुआ था एंड 26 में एक्सटेंशन चाह रहे हैं, तो 1500 रुपीज़ पे करके आप 26 के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। यूपीपीएससी एई प्रीलिम्स प्लस मेंस, ध्यान दीजिएगा इस बार के प्रीलिम्स में 22 सब्जेक्ट्स इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सेक्शन में इंक्लूड हुए हैं। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस में ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको 1111 में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जस्ट मिनिमम कॉस्ट। तो आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिटेल्स फॉर गेट 25, राइट, कि गेट 2025 के लिए जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसमें टॉपिक वाइज 28 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के 12 टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के 12 टेस्ट, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। तो इन 76 टेस्ट में जो क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हैं गेट ऑफिशियल पेपर को ध्यान में रख के डिज़ाइन किए गए हैं कि गेट के ऑफिशियल पेपर में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच आपको इन 76 टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा कि आपको रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलेंगे, सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। और इन 76 टेस्ट के हेल्प से आप अपने सिली मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एआईआर रैंकर्स जो हैं, टॉप रैंकर्स पर्टिकुलर एग्जाम में कितना स्कोर किया, आपने कितना स्कोर किया, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहले 1 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लें या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, या फिर एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन पहले सॉल्व कर लें फिर टेक्निकल पोर्शन सॉल्व करें, किस स्ट्रैटेजी में क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप होगी। और आपको ये पता चलेगा कि आपका वीक पोर्शन कौन सा है, कहाँ पे कॉन्सेप्ट और लर्न करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को रेक्टिफाई करते हुए आप बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं। तो इसकी प्राइस जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर गेट 2025 की 333 में आप एनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट में। जनरल एप्टीट्यूड का गेट के एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जो कि 13 से 15 मार्क्स आपका कवर करता है। किसी भी टेक्निकल सब्जेक्ट से अच्छा खासा वेटेज है जनरल एप्टीट्यूड का, राइट, जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, ये जो ई बुक गेट एकेडमी की टीम ने लॉन्च किया हुआ है इसमें अवेलेबल है। इस क्यूआर कोड को अगर आप स्कैन करते हैं तो गेट जनरल एप्टीट्यूड के इस ई बुक तक आप पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 प्लस जीएसटी अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स है। लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है एंड प्रीवियस 15 इयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने वाइज आपको कोई अदर रिसोर्सेज को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी, वन एंड ओनली वन कंप्लीट सॉल्यूशन गेट एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं।
तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मूविंग आयरन का, जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना है। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में बात किया कि कॉइल जहाँ पे मूव कर रही थी, स्टैटिक आयरन कोर आपका स्टैटिक था, वो फिक्स्ड था, राइट, जो कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज के सेशन में हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे आयरन मूव करेगा और आपकी कॉइल्स जो होंगी वो फिक्स्ड रहेंगी, आपकी कॉइल्स फिक्स्ड रहेंगी। आयरन मूव करेगा एंड कॉइल्स फिक्स रहेंगी। कैसे, तो वो आइडिया क्रिएट करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रिलक्टेंस मोटर, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो रिलक्टेंस मोटर के बारे में आपको आइडिया होगा, और अगर आइडिया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जनरल फिजिक्स के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ना है, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज कॉमन टू ऑल ब्रांचेस, राइट। तो इस तरीके से अगर एन पोल है मैग्नेट का, जनरल फिजिक्स, राइट, आपको कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एन पोल है, यहाँ पे एस पोल है, एन पोल और एस पोल कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व हो रहा है, और इनके बीच में जैसा कि आपको पता ही है कि एन टू एस फ्लक्स लाइंस ट्रेवल करती हैं। तो फ्लक्स लाइंस, लेट अस ड्रॉ दी फ्लक्स लाइंस। तो फ्लक्स लाइंस, we will draw the flux lines later on, एंड यहाँ पे आपका एक हाईली परमेएबल मटेरियल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, हाईली परमेएबल मटेरियल रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, राइट। ये शाफ्ट की है, तो ये मटेरियल कैसा है, हाईली परमेएबल मटेरियल, मतलब इसकी परमेबिलिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। परमेबिलिटी म्यू आर क्या होती है, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी इज को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द फ्लक्स। अगर किसी कंडक्टर की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा हाई है, उतना ज्यादा करंट अलोइंग प्रॉपर्टी रहेगी उसकी, करंट उतना ही इजिली उस मटेरियल से फ्लो कर पाएगा, राइट। और किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी, किसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की रजिस्टिविटी हाई है तो उतना ही वो ज्यादा रेजिस्ट करेगा करंट के फ्लो होने को, राइट, इजीली फ्लो नहीं होने देगा। तो रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जिस तरीके से रिलेट करते हैं, उसी तरीके से मैग्नेटिक सर्क्यूटरी में परमियाबिलिटी और रिलक्टेंस रिलेट करते हैं, परमियाबिलिटी और रिलक्टेंस रिलेट करते हैं, परमियाबिलिटी और रिलक्टेंस रिलेट करते हैं कि किसी मटेरियल की परमियाबिलिटी जितनी ज़्यादा हाई होगी, उतना ज़्यादा इजीली वो फ्लक्स लाइंस को अपने में से सेटअप होने देंगी, फ्लो होने देंगी, और किसी मटेरियल की रिलक्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट करेगी फ्लक्स के फ्लो होने को, राइट। तो रिलक्टेंस क्या है, अपोजिंग प्रॉपर्टी है, और जबकि परमियाबिलिटी क्या है, एलोइंग प्रॉपर्टी है, जिस तरीके से कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी होती थी। तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, अगर ये मटेरियल नहीं था, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किसी भी तरीके की वाइंडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड की हुई है, जस्ट एन आयरन और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ये पीस हम लोगों ने यहाँ पे मिडिल पोर्शन में रखा हुआ है। तो फ्लक्स लाइंस इनिशियली पहले क्या हो रही थी, एन टू एस फ्लक्स लाइंस डायरेक्टली फ्लो कर जा रही थी जब ये ग्रीन कलर का मटेरियल नहीं था, राइट। लेकिन इस ग्रीन कलर के हाईली परमेएबल मटेरियल के आ जाने के कारण फ्लक्स लाइंस क्या चाहेंगी, जिस तरीके से करंट चाहता है लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करना, लो रेजिस्टेंस पाथ में फ्लो करना, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस लो रिलक्टेंस पाथ को प्रिफर करती है, लो रिलक्टेंस पाथ को प्रिफर करती है, राइट। तो लो रिलक्टेंस पाथ कहां पे मिल रहा है, एन पोल से जब फ्लक्स लाइंस निकलेंगी तो ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं जाएंगी, ये इस मटेरियल के थ्रू होती हुई जाएंगी, इस मटेरियल के थ्रू होती हुई जाएंगी,
इस मटेरियल के थ्रू होती हुई अपनी पाथ कंप्लीट करेंगी, जितनी भी फ्लक्स लाइंस होंगी। तो मल्टीपल फ्लक्स लाइंस हैं, फ्लक्स लाइंस ऐसे सिंगल तो होती नहीं है, तो आप अकॉर्डिंगली एक दूसरे को एक दूसरे को कट नहीं करती हैं फ्लक्स लाइंस, लेकिन फॉर दी सिंपलियर एनालिसिस एंड ड्राइंग हम लोगों ने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। फ्लक्स लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। यहाँ से एक फ्लक्स लाइंस निकली और ये कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, राइट। नाउ दूसरी फ्लक्स लाइंस निकली एन पोल से, एंड ये कुछ इस तरीके से इस मटेरियल के थ्रू, हाईली परमेएबल मटेरियल के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में क्या जा रहा है, हाईली परमेएबल मटेरियल, तो ओवरऑल रिलक्टेंस क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो फ्लक्स लाइंस ऑलवेज हाईली परमेएबल पाथ को प्रिफर करती हैं कि हाईली परमेएबल और लो रिलक्टेंस पाथ से फ्लो करें। फ्लक्स ऑलवेज प्रिफर्स हाई परमेएबल and low reluctance path। हाई परमेएबल एंड लो रिलक्टेंस पाथ को ऑलवेज ये प्रेफर करती है। और फोर्स का एक्सपीरियंस या फिर टॉर्क का एक्सपीरियंस किस से किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा फ्लक्स लाइंस जो होती हैं हाई फ्लक्स डेंसिटी let me write like this, हाई फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे क्या है, लो फ्लक्स डेंसिटी, हाई फ्लक्स डेंसिटी, लो फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स लाइंस ऑलवेज हाई फ्लक्स डेंसिटी टू लो फ्लक्स डेंसिटी ट्रेवल करने की कोशिश करती है, मूव। तो टॉर्क का एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, जिसके कारण ये मटेरियल क्या करेगा, मूव करेगा। कि एन पोल यहाँ पे था, एस पोल यहाँ पे था, और मटेरियल ऐसा रखा हुआ था, तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही थी, वो इस मटेरियल के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट कर रही थी। तो फ्लक्स लाइन, हायर फ्लक्स डेंसिटी इधर है, इस पोर्शन में लोअर फ्लक्स डेंसिटी है, जिसमें ये मटेरियल किस डायरेक्शन में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में ये स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, जिससे ये मटेरियल जब यहाँ पे आ जाए तो एंड टू एस इजिली फ्लक्स लाइंस फ्लो कर पाए, हाईली परमेएबल एंड लो रिलक्टेंस पाथ के थ्रू फ्लो कर पाए। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये मैग्नेटिक सर्क्यूटरी का कॉन्सेप्ट है कि फ्लक्स लाइंस ऑलवेज हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करती हैं, उन्हीं के थ्रू फ्लो करने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण मटेरियल फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये जो हाईली परमेबल मटेरियल है, और उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोगों को करना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोगों को करना है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे करना है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक कॉइल, फिक्स्ड कॉइल रखी हुई है, और ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है इस दूसरी वाली कॉइल से, ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है इस दूसरी वाली कॉइल से। तो एक कॉइल यहाँ पे है, दूसरी कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, टू कॉइल्स हैं, कॉइल 1 एंड कॉइल 2, राइट। जो कि क्या है, दोनों कॉइल्स एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है इस वायर के थ्रू। अब इस कॉइल में यहां से करंट अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं, लेट अस इंजेक्ट द करंट फ्रॉम हियर एंड साइनसोइडल करंट इंजेक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में साइनसोइडल करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड नेगेटिव हाफ साइकिल होगा करंट का। तो पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ, तो पॉजिटिव हाफ में करंट अगर सपोज करिए इस डायरेक्शन में है, जो कि ब्लू कलर के पेन से इंडिकेट किया हुआ है, तो ये क्या है, करंट का डायरेक्शन है। करंट कुछ ऐसा ऐसा फ्लो करेगा इन नंबर ऑफ टर्न्स में, ऐसे 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 फ्लो करके, और ये क्या है, एयर कोर कॉइल है, एयर कोर कॉइल है।
ना कि आयरन कोर, क्योंकि आयरन कोर होगा तो आयरन कोर के होने से नॉन लीनियरिटी होगा, आयरन की जो प्रॉपर्टी होती है बीएच कर्व नॉन लीनियर होगा, जिसके कारण आपका एडी करंट लॉसेस देखने के लिए मिलेंगी, राइट, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस। तो उस चीज को, आयरन लॉसेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एयर कोर कॉइल यहाँ पे यूज करते हैं। तो कॉइल 1 यहाँ पे रखी हुई है, कॉइल 2 यहाँ पे रखी हुई है, जिसके थ्रू करंट फ्लो होता हुआ जा रहा है। जब करंट इस डायरेक्शन में ऐसा फ्लो करेगा, तो करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा है तो कॉइल में ऐसा 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 करंट फ्लो करेगा, तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से ये एन पोल बन गया, राइट, कि करंट का डायरेक्शन जब ये है सॉरी, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, राइट। और करंट फिर यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो फ्लक्स लाइंस ऑब्वियस सी बात है, एज पर द ऑस्टेड रूल, whenever there is a current there will be the induced flux line, जहां पे भी करंट है वहां पे induced flux lines देखने के लिए मिलेंगी। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा फ्लो कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, एन पोल, कि यहां से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी। whenever there is a current there will be the induced flux lines, और फिर ये करंट ऐसा होता हुआ यहाँ से फ्लो होता हुआ जा रहा है, एंड ये फिर अगेन इस कॉइल से ऐसा फ्लो करेगा, तो फ्लक्स लाइंस कहाँ से निकल रही हैं, एन पोल से निकल रही हैं, तो एस पोल पे एंटर करेंगी। तो यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन हो गया, दो पोल्स का फॉर्मेशन हो गया इन कॉइल्स में, राइट, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब देन नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो एस पोल सॉरी एस पोल की जगह एन पोल बन जाएगा, एंड एन पोल की जगह पे एस पोल बन जाएगा, राइट। तो ईच एंड एवरी हाफ साइकिल में ये एन और एस पोल्स क्या हो रहे हैं, चेंज, कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, नेगेटिव हाफ साइकिल में एन यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, तो ये इंटरचेंज होते रहेंगे ईच एंड एवरी हाफ साइकिल में। और यहाँ पे मिडिल पोर्शन में हाईली परमिएबल मटेरियल रखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब एन पोल है, यहाँ पे जब एन पोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब एन पोल है, फ्लक्स लाइंस ऐसे ट्रेवल कर रही हैं, तो इस मटेरियल के थ्रू फ्लो करना चालू करेंगी, इस तरीके से इस मटेरियल के थ्रू ट्राई करेंगी फ्लो होने के लिए, इस मटेरियल के थ्रू ट्राई करेंगी फ्लो होने के लिए, राइट। तो जिसके कारण हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी टॉर्क का एक्सपीरियंस होगा, जिसके कारण ये जो हाईली परमेबल मटेरियल है वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो ग्रीन वाले केस में टॉर्क किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इस डायरेक्शन में। इस चीज को इस तरीके से भी कन्वे कर सकते हैं कि हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी जो फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं ना, कि ये जब एन पोल है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, एस पोल, यहाँ पे एस पोल है तो यहाँ पे एन पोल फॉर्म हो गया, मतलब एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, एंड एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। जो हम लोग कह रहे हैं हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी, इस चीज को इस तरीके से भी कन्वे किया जा सकता है कि मटेरियल में अपोजिट पोल्स का डेवलपमेंट होगा, अपोजिट पोल्स इंड्यूस होंगे जो कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एन पोल था तो यहाँ पे एस पोल फॉर्म हुआ, यहाँ पे एस पोल था तो यहाँ पे एन पोल फॉर्म हुआ, जिसके कारण इन दोनों में अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा, एंड ग्रीन कलर के पेन से हम लोगों ने टॉर्क का इंडिकेशन दिखाया हुआ है, राइट। अब जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो यहाँ पे एन पोल बन गया है, यहाँ पे एस पोल बन गया है, तो यहाँ से एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, अगेन यही पाथ फॉलो करेंगी, राइट। अगर मटेरियल ऐसा रखा हुआ है तो एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकली, अगेन यही पाथ फॉलो कर रही हैं, तो इसके अपोजिट यहाँ पे एस पोल इंड्यूस हो जाएगा, इसके अपोजिट यहाँ पे एन पोल इंड्यूस हो जाएगा, जो कि एन पोल एस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये कॉइल तो फिक्स्ड है, ये तो रन नहीं कर सकती है, लेकिन आपका मटेरियल क्या है, फिक्स्ड नहीं है, वो रोटेट कर सकता है, इसीलिए ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, और अपोजिट पोल्स का डेवलपमेंट होगा, और एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा,
इसीलिए इसका नाम होता है अट्रैक्शन। हम लोग आगे बात करेंगे अट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप के बारे में। तो ये मटेरियल इस तरीके से स्ट्रेट होगा जिसके कारण टॉर्क देखने के लिए मिलेगा। तो येलो वाले केस में किस डायरेक्शन में टॉर्क मिला, एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा तो अगेन टॉर्क जो है उसी सेम ही डायरेक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे एक बड़ा पॉइंट हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एसी सप्लाई किया हम लोगों ने, तब भी टॉर्क जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी इसी डायरेक्शन में, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी इसी डायरेक्शन में। मतलब कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग एसी मेजरमेंट के लिए, एसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा है तो एन पोल एच पोल बना, जिसके कारण फ्लक्स लाइंस ट्रेवल कर रही है, टॉर्क इस डायरेक्शन में मटेरियल में देखने के लिए मिला। नेगेटिव हाफ साइकिल में इस डायरेक्शन में करंट गया, यहाँ पे एन पोल यहाँ पे एस पोल बन रहा है, अगेन फ्लक्स लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, अपोजिट पोल्स इंड्यूस हुए, तो अगेन जो है टॉर्क का डायरेक्शन इसी सेम डायरेक्शन में मिल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं मिल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में अगर टॉर्क मिल रहा है, पीएमएमसी में क्या था, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क मिल रहा था, जिसके कारण ऑस्किलेशंस ऑब्जर्व हो रहे थे। इसलिए हम लोग कह रहे थे कि पीएमएमसी जो है वो एसी के मेजरमेंट के लिए यूज नहीं की जाती है, डीसी क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। लेकिन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है वो बोथ हम लोग एसी मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं इसका, राइट, क्योंकि बोथ डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक ही यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। तो टॉर्क अगर डेवलप हो रही है जिसके कारण पॉइंटर वगैरह अटैच करके हम लोग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली बना लेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि अ वेन ऑफ सॉफ्ट आयरन, ये क्या है, इसको हम लोग वेन बोल रहे हैं, अ वेन ऑफ सॉफ्ट आयरन। ये सॉफ्ट आयरन मतलब कि हाईली परमेबल मटेरियल का बना हुआ आयरन रिलेटेड स्टफ, और हाई परमेबिलिटी स्टील व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड एन और एस पोल्स के बीच में अगर ये मटेरियल सॉफ्ट आयरन और हाई परमेबल स्टील रखा हुआ है, केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑलवेज ट्राई टू ऑक्यूपाई, always tries to occupy the position of minimum reluctance, always tries to occupy the position of minimum reluctance, मिनिमम रिलक्टेंस को अटेन करने की कोशिश करेंगी, जिसके कारण इस जो सॉफ्ट आयरन पोल पीस, जो सॉफ्ट आयरन पीस है उसमें मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रही है, आयरन मूव कर रही है और कॉइल्स क्या है, फिक्स्ड है, और एयर कोर कॉइल्स यूज किया हुआ है हम लोगों ने। वाई, बिकॉज कि आयरन कोर अगर यूज करें तो एडी करंट लॉसेस होंगे, और क्योंकि एडी करंट लॉसेस होंगे तो वो अननेसेसरली हीट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, कॉइल फिक्स्ड है, कॉइल फिक्स्ड है। तो एक और एडवांटेज देख, पीएमएमसी में हम लोगों ने देखा हुआ था, पीएमएमसी मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, कॉइल वहां पे क्या कर रही थी, रोटेट कर रही थी, रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट थी, और रोटेटिंग सिस्टम का पार्ट थी, इसीलिए टॉर्क टू वेट रेशियो हम लोग मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वेट को कम करना था हम लोगों को, इसलिए मूविंग सिस्टम का वेट कम करने के लिए हम लोगों ने कॉइल को वेरी थिक नहीं रखा था, थिन रखा था, लाइट वेटेड बनाने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेड्यूस कर दिया था, जिससे करंट हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ कॉइल रेड्यूस हो गई थी, और वो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मैक्सिमम कितना करंट हैंडल कर सकता था, 100 मिली एम्पियर हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे जो मूविंग कॉइल है वो स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है, मूविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो आप कितना भी कॉइल प्रोवाइड कर दीजिए, कितना भी थिकनेस का कॉइल प्रोवाइड कर सकते हैं आप, राइट। तो हम लोग वहाँ पे हम लोग करंट की रेटिंग 100 मिली एम्पियर तक रहती थी, जो कि मीटर में जा सकती थी। तो मीटर का रेंज एनहांस करने के लिए शंट में अमीटर रहता था, तो शंट में, और वोल्ट मीटर रहता था, तो सीरीज में मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, राइट, शंट और सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे इन ऑर्डर टू एनहांस दी रेंजेस ऑफ वोल्ट मीटर एंड अमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कोई भी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है।
तो इसको हम लोग थिक बना सकते हैं, इसको हम लोग थिक बना सकते हैं। तो लेट मी टेल यू कि विदाउट एनी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, कि अगर वोल्ट मीटर है तो सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं कनेक्ट किया, अमीटर है तो पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किए बिना ही मीटर में जो करंट फ्लो करने की कैपेसिटी होती है कि इस कॉइल में ये 50 एम्पियर तक का करंट झेल सकती है। 50 एम्पियर इज अ लार्ज वैल्यू। वहां पे पीएमएमसी का क्या लिमिटेशन था, 100 मिली एम्पियर तक झेल सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये 50 एम्पियर तक करंट झेल सकती है, विच इज रियली अ लार्ज वैल्यू। अब आपको फर्दर एक्सटेंड करना है अगर रेंजेस को, तो आप रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, राइट आप रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं कि और भी ज़्यादा हायर रेंजेस पे लेके जाना है अपने मीटर को, तो आप यूज़ कर सकते हैं, नो इशू। आप लेके जाके जा सकते हैं। और करंट यहाँ पे हायर करंट फ्लो कर सकता है, राइट। तो थिक, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कॉइल का क्या रखना पड़ेगा, थिक। थिक कॉइल की 50 एम्पियर का करंट झेलने के लिए थिक कॉइल आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टॉर्क टू वेट रेशियो यहाँ पे हम लोग, ये स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है, तो हम लोग वेट बढ़ा सकते हैं, नो इशू, राइट। अब क्योंकि ये आयरन सॉरी एयर कोर है, एयर कोर कॉइल्ड है, एयर कोर कॉइल है, एयर कोर कॉइल होने की वजह से अगर आयरन कोर रहती तो इसकी जो फ्लक्स लाइंस रहती, फ्लक्स डेंसिटी का जो स्ट्रेंथ रहता वो स्ट्रोंगर रहता। तो पीएमएमसी में हम लोगों ने क्या बात किया हुआ था कि 0.1 मिली वेबर से 1 वेबर तक की फ्लक्स डेंसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे क्योंकि एयर कोर कॉइल यूज किया हुआ है तो यही फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। कितनी होगी, तो 0.6 0 पॉइंट लेट मी राइट 6 मिली वेबर टू 7 मिली वेबर, राइट, विच इज रियली अ लो वैल्यू। तो इसकी फ्लक्स डेंसिटी क्योंकि वीक होती है, तो बाहर से जो है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगी, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स जो आएंगी, वो छोटी छोटी स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स, क्योंकि इसका खुद का ऑपरेटिंग फील्ड मिली वेबर्स में है, तो इसके टॉर्क के डेवलपमेंट के का जो ऑपरेशन हो रहा है उसको परफॉर्म कर सॉरी अफेक्ट करेंगी, उसको अफेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट में एम आई इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों को मैग्नेटिक शील्डिंग यूज करने की जरूरत है, मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग यूज करने की जरूरत है कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग यूज करेंगे, राइट। प्रीवियसली हम लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत है मैग्नेटिक शील्डिंग, तो मैग्नेटिक शील्डिंग हम लोग प्रोवाइड करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में। तो ओवरऑल वेट क्या हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, हैवी हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। अ वेन ऑफ सॉफ्ट आयरन और हाई परमेबिलिटी स्टील when kept in magnetic field always tries to occupy the position of minimum reluctance or maximum inductance, राइट। मिनिमम रिलक्टेंस पाथ को में जाने की कोशिश करेगा, जिससे फ्लक्स लाइंस प्रॉपरली हाईली परमेबल पाथ के थ्रू अपना पाथ जो है वो कंप्लीट कर सके हम, हाईली परमेबल मटेरियल के थ्रू। नेक्स्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन केस ऑफ एन एसी व्हेन करंट इज रिवर्स, इन केस ऑफ एसी नेगेटिव हाफ साइकिल में जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो यहाँ पे एन पोल, यहाँ पे एस पोल बन जाएगा। द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्स्ड, कि पहले मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, अब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रिवर्स्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रिमेन्स द सेम।
तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो गया, करंट भी रिवर्स हो गया, तो जो टॉर्क डेवलप होगा वो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, वो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा, राइट। दैट इज व्हाई it operates for both that's why it operates for both AC and DC कि AC भी मेजरमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं और DC है तो उसमें तो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिलेगा ही। तो देखिए इसकी जो फ्लक्स डेंसिटी होती है खुद की ऑपरेटिंग फ्लक्स डेंसिटी 6 मिली वेबर टू 7.5 मिली वेबर तक वेबर पर मीटर स्क्वायर तक होती है। Fixed coil is air cored so as to avoid eddy current loss in iron core, right, इसीलिए एयर कोर बनाते हैं। बट बिकॉज ऑफ एयर कोर फिक्स्ड कॉइल द ऑपरेटिंग फील्ड इज वीक। तो ये 6 मिली वेबर टू 7.5 मिली वेबर वेबर पर मीटर स्क्वायर तक के रेंज की होती है। एज ऑपरेटिंग फील्ड इज वीक सो एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म इज नॉट इफेक्टिव। तो हम लोग एडी करंट डैम्पिंग लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। एडी करंट डैम्पिंग वहीं पे यूज करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट की खुद की ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग होती है, जैसे कि पीएमएमसी की वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं एंड रेडियल सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस में ड्रिल करके रखते हैं, रेडियल सरफेस बनाते हैं जिससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल सके हम लोगों को। तो ऑपरेटिंग फील्ड स्ट्रांग होती है इसीलिए हम लोग वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे थे। लेकिन मूविंग आयरन में क्या है, इसकी खुद की ऑपरेटिंग फील्ड वीक होती है, सो एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म हम लोग यूज नहीं करेंगे, राइट। तो हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या फिर सॉरी हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी नो नो वो तो कंट्रोल मैकेनिज्म है, राइट। हाँ, डैम्पिंग के लिए हम लोग यहाँ पे एयर फ्रिक्शन यूज कर सकते हैं, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग एयर चैम्बर का यूज करेंगे। वी यूज एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बिकॉज ऑफ वीक ऑपरेटिंग फील्ड मैग्नेटिक शील्डिंग इज प्रोवाइडेड अगेंस्ट स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड्स। तो वीक ऑपरेटिंग फील्ड होने की वजह से मैग्नेटिक शील्डिंग एज प्रीवियसली डिस्कस्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे in order to avoid the stray magnetic fields, right। तो ये ओवरऑल सिंपल सा ऑपरेशन एंड कॉन्सेप्ट था कि इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो पूरा का पूरा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया। अब बुक्स में क्या है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स वगैरह दिए हुए हैं, तो एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम से कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा आपको, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल सॉल्विंग पे ध्यान देना है आपको। तो अभी हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिनल जो एक्चुअल डायग्राम होता है, लेकिन इतना समझ में आ गया तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवर होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पूरे के पूरे डायग्राम को एनालाइज करेंगे। तो देखिए अब आप ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हम लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन में आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किस तरीके से हम लोगों को मिल सकता है। तो इस तरीके से कॉइल थी, राइट, इस तरीके से कॉइल थी, मूविंग फिक्स्ड कॉइल जो थी वो इस तरीके से रखी हुई थी एंड दो कॉइल्स थी, राइट। तो इस कॉइल में अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई एंड यहाँ के अक्रॉस का वोल्टेज है ई और इस कॉइल का इंडक्टर है एल, राइट। तो इस ई की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस ही बात है फ्लक्स एक्सपीरियंस करेगा ये कॉइल। तो फ्लक्स लिंकेजेस कितना एक्सपीरियंस करेगा, फ्लक्स लिंकेजेस को जैसे कि आपको मालूम है साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये n मल्टीप्लाइड विथ पाई से इतना फ्लक्स लिंकेजेस एक्सपीरियंस करेगा और n पाई इज इक्वल टू एल आई होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए,
राइट, कि नॉर्मल फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से एन फाई इज इक्वल टू एल आई से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी बाई डी टी ऑफ साई फ्लक्स लिंकेजेस। तो फ्लक्स लिंकेजेस साई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, साई का एक्सप्रेशन आया हुआ है एन फाई इज इक्वल टू एल आई, तो साई की जगह पे एल आई रख दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार आएगा एल डी आई बाई डी टी प्लस आई डी एल बाई डी टी, आई डी एल बाई डी टी, राइट, आई डी एल बाई डी टी से एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, कि इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट आप इस कॉइल में कितना दे रहे हैं, कि इस तरीके से कॉइल थी, तो यहां से करंट आपने फ्लो किया एंड इसके अक्रॉस का कुछ वोल्टेजेस अप्लाई किए होंगे तभी तो करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो ओवरऑल आप क्या कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट दिया कॉइल में, तो पावर इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विथ आई होता है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड विथ करंट इज इक्वल टू पावर होता है। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम डी टी, कि कितना एनर्जी इनपुट आपने दिया। एनर्जी इनपुट अगर हम लोगों को लिखना रहे तो जिसको हम लोग डी डब्ल्यू कि टाइम डी टी के लिए अगर लिखना है तो डी डब्ल्यू ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ई इज फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट दिया। ये सब इक्वेशंस और जो डेरिवेशंस है वो इम्पोर्टेंट है अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले एग्जाम्स के थेरेटिकल वाले सेक्शन के लिए, सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए, राइट। अदरवाइज आपको सेट ऑफ इक्वेशंस ही रिमेंबर रखना है, डेरिवेशन एक बार देख लीजिए, दैट्स इट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इन टाइम डी टी अगर लिखना रहे तो डी डब्ल्यू ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी डी टी लिख सकते हैं इन टाइम डी टी, तो पी डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एनर्जी डी डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, P को E मल्टीप्लाइड विथ I, P को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं E मल्टीप्लाइड विथ I डी टी, राइट, क्योंकि P इज इक्वल टू ई आई होता है। एंड देन डी डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा कि E का एक्सप्रेशन क्या आया हुआ है, E इज इक्वल टू इतना आया हुआ है, एंड इस पे आई डी टी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, कि दोनों सेक्शन में आई डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी आई डी टी से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आई डी टी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ई आई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई, क्योंकि डी टी से डी टी कैंसिल, प्लस आई स्क्वायर डी एल, डी टी से डी टी कैंसिल, तो ई आई डी टी इज इक्वल टू एल आई डी आई, एल आई डी आई प्लस आई स्क्वायर डी एल आ गया, ये वाला इक्वेशन बन के आ रहा है, राइट। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है, स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोगों को लिखना रहे, स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, तो डब्ल्यू से एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, डब्ल्यू ई रिप्रेजेंट किया, और स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड की ऑब्वियस सी बात है कि इंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं एनर्जी स्टोरेज इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर। यहाँ पे कैपेसिटर रहता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो इसकी एनर्जी को लिखते हैं हम लोग हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में रखता है, मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। तो स्टोर्ड एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू डब्ल्यू एफ where WF is equals to half LI square and अगर इसका डेरिवेटिव लें हम लोग तो dWF/dt की डेरिवेशन देखते जाइए, एट द एंड आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है कि dWF/dt इज इक्वल टू, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव ले रहे हैं तो LI तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हाफ आई स्क्वायर एल के रेस्पेक्ट में किया एंड देन आई के रेस्पेक्ट में करना है हम लोगों को। तो हाफ पहले एल के रेस्पेक्ट में किया एंड देन एल कांस्टेंट हो गया एंड आई का डेरिवेटिव हो गया 2 डी आई बाई डी टी आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल, तो एल आई डी आई बाई डी टी, तो इस फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन। अब जो मेन चीज़ हम लोगों को चाहिए, चेंज इन फील्ड एनर्जी इन टाइम डी टी, कि देखिए एनर्जी कितना आया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी डी डब्ल्यू बाई डी टी के फॉर्म में डी डब्ल्यू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी जो है कि dWF/dt का एक्सप्रेशन आ गया हम लोगों को। अब टाइम t अगर सपोज करिए 1 सेकेंड में चाहिए कितना जूल्स ऑफ एनर्जी चेंज हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सेकेंड में चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्मॉल टाइम dt सेकेंड्स में चाहिए तो dt से मल्टीप्लाई करेंगे। तो dt से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें चेंज इन फील्ड एनर्जी इन टाइम dt की कितना चेंजेस हो रहा है एनर्जी में, तो dt मल्टीप्लाइड विद डी टी अगर हम लोग कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से चेंज हो जाएगा। एल आई डी आई प्लस हाफ एल ये आई स्क्वायर हाफ आई स्क्वायर डी एल के फॉर्म में ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। इफ आयरन पीस रोटेट्स बाई एन एंगल डी थीटा, कि ये आयरन पीस ऐसा रखा हुआ है, अगर ये डी थीटा एंगल से चेंज हुआ, ये ऐसा रोटेट होके यहाँ पे आया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो डी थीटा से चेंज हुआ इन टाइम डी टी, कितना टाइम लिया, टाइम डी टी लिया स्मॉल टाइम में, देन द मैकेनिकल वर्क डन इन टाइम डी टी, मैकेनिकल वर्क डन अगर निकालना है हम लोगों को तो डी डब्ल्यू एम मैकेनिकल वर्क डन, तो कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है वर्क डन निकालने के लिए, टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी थीटा, तो टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टी डी का क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट। तो टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई किए यहाँ पे। अब डी डब्ल्यू ई का जो एक्सप्रेशन था कि टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम लोग कॉइल में सप्लाई किए, इनपुट हम लोगों ने क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट दिया हुआ है, तो ये किस में चेंज हो रहा है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में चेंज हो रहा है, और एक मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ आयरन पीस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, राइट, कि मैकेनिकल मूवमेंट हो रहा है आयरन में और कॉइल्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं, स्टोर कर रही हैं। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया हुआ था उनको, इलेक्ट्रिकल इनपुट इज इक्वल टू दीज टू एनर्जीज, राइट। तो डी डब्ल्यू एम कैन बी रिटन एज डी डब्ल्यू ई माइनस डी डब्ल्यू एफ, तो डी डब्ल्यू एम इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने देखा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मल्टीप्लाइड विद डी थीटा, कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है एंड टॉर्क कितना है, एंड वही वर्क डन होगा मैकेनिकल वर्क डन, एंड डी डब्ल्यू ई का एक्सप्रेशन जो आया हुआ है
जो कि एक्सप्रेशन ऑलरेडी डी डब्ल्यू एम का देखा अभी हम लोगों ने, सॉरी डी डब्ल्यू ई का इक्वेशन 1 के बेसिस पे यहाँ पे आया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन करके लिखें अगर हम लोग, तो ये डी डब्ल्यू ई का एक्सप्रेशन एंड डी डब्ल्यू एफ का एक्सप्रेशन, डी डब्ल्यू एफ का भी एक्सप्रेशन आया हुआ है। सारे के सारे प्रीवियस इक्वेशंस को यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज। तो टी डी मल्टीप्लाइड विद डी थीटा इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल होता है, वेयर टी डी इज इक्वल टू हाफ डी थीटा नीचे चला जाएगा तो हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो ये ही टॉर्क डेवलपमेंट का, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है। ये इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्टिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है, राइट, वेयर आई स्मॉल आई रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। तो इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन क्या है, टी डी इज इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। अब डीसी करंट इंजेक्शन किया तो कितना टॉर्क होगा, एसी करंट इंजेक्शन किया तो कितना टॉर्क होगा। जब आई की वैल्यू आई डी सी के बराबर है तो यहाँ पे स्मॉल आई कैपिटल आई डी सी स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा से रिप्लेस हो जाएगी। अगर एसी इनपुट हम लोग दे रहे हैं तो कितना एक्सप्रेशन आएगा, आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, राइट। इंस्टेंटेनियस फॉर्म में अगर एसी के क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करना हो तो मैक्सिमम वैल्यू एंड साइन ओमेगा टी प्लस जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो टॉर्क की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ करंट स्क्वायर ना, हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा होता है, तो हाफ आई स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा आई स्क्वायर है, तो आई एम स्क्वायर प्लस सॉरी आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डी एल बाई डी थीटा के फॉर्म में किया हम लोगों ने। जस्ट अ सेकंड। तो वन साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/2 था तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो 2 2 जा ये 4 आ गया एंड यहाँ पे आई एम स्क्वायर बाहर गया तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस 2 थीटा के एक्सप्रेशन में चेंज किया एंड डी एल बाई डी थीटा, राइट। तो आगे के बारे में डिस्कस करें हम लोग, तो एवरेज वैल्यू ऑफ टॉर्क क्या आएगी यहाँ पे, ये तो इंस्टेंटेनियस टॉर्क आई हुई है। अब एवरेज वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आया हुआ है उसको हम लोगों को एवरेज में चेंज करना है। तो एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, 1/t टाइम पीरियड 0 to t टी इंस्टेंटेनियस डी टी, यही फॉर्मूला होता है एवरेज का। तो एवरेज इज इक्वल टू 1/4 आई एम स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से t तक। तो 0 से t तक इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विच इज कमिंग आउट टू बी 1/4 आई एम स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, वेयर आई एम तो
इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आई एम बाई रूट टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू डी एल बाई डी थीटा। तो एवरेज टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आ रहा है हाफ आई आर एम एस स्क्वायर, ये आई एम बाई रूट टू क्या होती है, आई आर एम एस स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो प्रीवियसली डीसी के केस में टॉर्क का एक्सप्रेशन था हाफ आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा, और एसी के केस में क्या आ रहा है, आई आर एम एस वैल्यू का स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा के फॉर्म में आ रहा है। केवल इतना ही चेंजेस है और यही याद करना है आपको। एवरेज टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, हाफ ऑफ डी आई आर एम एस स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो ये डेरिवेशन एक बार देख लीजिए और आपको याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वी आर लर्निंग अ सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नॉट फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्स, राइट। ये ऐसा नहीं है कि यूपीपीएससी एई में मेजरमेंट दूसरा होगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज में दूसरा होगा, गेट में दूसरा होगा, या फिर एसएससी में दूसरा होगा। कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट की आपको डिपेंड करता है कि कितना पढ़ना है। तो यहाँ पे एक बार अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई, अब आपको जितना चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। हाफ ऑफ आई आर एम एस स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। अब अट्रैक्शन एंड रिपल्सन टाइप, सिंगल वेन एंड डबल वेन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट, टाइप्स ऑफ एम आई टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम लोग डिस्कस करें तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देखा है, टॉर्क का एक्सप्रेशन देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली बुक्स में मेंशन है कि टाइप्स ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, जो कि अट्रैक्शन टाइप भी होते हैं एंड रिपल्सन टाइप भी होते हैं। सॉरी, एक सेकंड रुकिएगा, हम लोग क्लास कंटिन्यू करना है। बस ये डायग्राम को ध्यान से देखिए और इसको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखते जाइए। हम लोग जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं सेशन 2 मिनट में।
हेलो। तो अट्रैक्शन सिंगल वेन मूविंग वेन टाइप इंस्ट्रूमेंट इसका नाम है। और जैसे कि फिक्स्ड कॉइल हम लोगों ने यहाँ पे और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था, उसी चीज़ को रीअरेंज किया हुआ है कि ये जो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया हुआ था उसको ऐसे वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन में रीड्रॉ करके रखे हुए हैं, राइट। और बीच में हम लोग आयरन रखते थे, राइट, कि दो कॉइल्स के बीच में मिडिल पोर्शन में हम लोग आयरन रखते थे जिससे आयरन में डिफ्लेक्शन हो सके। राइट, कि यहाँ पे एक कॉइल है, कॉइल वन एंड दिस इज कॉइल टू। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे दूसरी कॉइल है। और जिस तरीके से करंट कॉइल में फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बनाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस बनाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस अगर ये मटेरियल नहीं रहता, आयरन फ्रेम नहीं रहता, तो ये डायरेक्टली ऐसे फ्लो करती मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, राइट। लेकिन इस मटेरियल के होने की वजह से ये कैसे फ्लो करेंगी, हाईली परमेबल पाथ के थ्रू कंप्लीट होंगे, करेंगे अपना पाथ, हाईली परमेबल पाथ के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेंगे। लेट मी ड्रॉ प्रॉपरली। कि अगर ये मटेरियल नहीं होता तो फ्लक्स लाइंस ऐसे डायरेक्टली स्ट्रेट फ्लो करती कॉइल वन से कॉइल टू में, क्योंकि ये मैग्नेट्स बने हुए हैं, राइट। एंड टू एस फ्लक्स लाइंस ट्रैवल कर रही हैं, जैसे कि प्रीवियस केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि नॉर्मल सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ डायग्राम था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे क्या था कि ये अगर एन पोल है, ये एस पोल है, तो इसके अपोजिट पोल एन पोल है, तो इसके अपोजिट एस पोल का डेवलपमेंट हो जाएगा। यहाँ पे एस पोल है तो इधर एन पोल का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसके कारण एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा और एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये जो मूविंग आयरन वेन है वो मूव करेगा, टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। अपोजिट टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा था ना, सॉरी, अपोजिट पोल्स इंड्यूस हो रहे थे, अट्रैक्शन टाइप है। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ था, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने इंडिकेट किया हुआ था, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ था
यहाँ पे कॉइल में एन पोल था, तो यहाँ पे एस पोल इंट्रोड्यूस हो रहा था, जिससे एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट कर रहा था और हाईली परमेबल पाथ के बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण आयरन वेन जो था वो मूव कर रहा था। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट अरेंजमेंट जो है वो बुक के लैंग्वेज में किया गया है, अरेंजमेंट जो है सिस्टम का। तो यहाँ पे अपोजिट पोल्स इंड्यूस होंगे, या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एन पोल से जो फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं वो हाईली परमेबल पाथ के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी, ऐसे इस तरीके से, जिसके कारण फोर्स का जो डेवलपमेंट है वो हायर फ्लक्स डेंसिटी टू लोअर फ्लक्स डेंसिटी होगा। तो हाई फ्लक्स डेंसिटी से लोअर फ्लक्स डेंसिटी में टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, अपवर्ड शिफ्ट होंगी, राइट। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है यहाँ पे समझने के लिए, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट सिंपल सा है। जैसे कि वहाँ पे अपोजिट पोल्स वाला बात किया हुआ था, यहाँ पे एन पोल डेवलप हुआ तो यहाँ पे एस पोल, यहाँ पे एस पोल है तो यहाँ पे एन पोल, मतलब एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट करेगा, एन पोल एस पोल को अट्रैक्ट करेगा, और जिसके कारण ये इधर मूव करेगा, जिसके कारण पॉइंटर में भी रोटेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये मूविंग आयरन वेन है और जिसके साथ पॉइंटर अटैच्ड है, और ये स्पिंडल वाला पार्ट देखने के लिए मिल रहा है जो कि इनसाइड होगा इस तरीके से प्लेस, जो कि विजिबल नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, कंट्रोल स्प्रिंग्स। ये क्या है? कंट्रोल स्प्रिंग्स, कंट्रोल स्प्रिंग्स, कंट्रोल स्प्रिंग्स है। तो स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म या फिर ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म हम लोग यूज कर सकते हैं, कि ग्रेविटी कंट्रोल में बैलेंस वेट एंड कंट्रोल वेट लगाए हुए जिसके थ्रू बैलेंस करेंगे। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने कंट्रोल मैकेनिज्म में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और ये जब पॉइंटर इधर रोटेट करेगा तो ये अटैच्ड है एयर चैम्बर के साथ। एयर चैम्बर, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, कि ये इस तरीके से चैम्बर में पिस्टन अप एंड डाउन होगा, जिसके कारण एयर फ्रिक्शन के कारण इस पॉइंटर के ऑस्किलेशंस को कम करने की कोशिश करेगा। ये सारी स्टोरी यहाँ पे ओवर होती है। और ये एसेंट कॉन्सेंट्रिकल कॉन्सेंट्रिक नहीं रखा गया है, इन दोनों कॉइल के कॉन्सेंट्रिक में नहीं रखा गया है, मिडिल पोजीशन पे नहीं रखा गया है, ये एसेंट्रिकली रखा गया है, जो कि इस मिड सेंटर पोजीशन से अपवर्ड की तरफ रखा गया है, जिससे इस मूविंग आयरन वेन को मूव करने में का एरिया मिल सके, राइट, एरिया प्रॉपर मिल सके। इस तरीके से इसको अरेंज करके रखा गया है। तो इसकी स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। The deflecting torque in an attraction type of moving iron instrument is produced due to the force of attraction. अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो इसीलिए इसका नाम अट्रैक्शन टाइप, एस पोल एन पोल को अट्रैक्ट कर रहा है जिसके कारण मूवमेंट हो रहा है। तो अट्रैक्शन टाइप और सिंगल वेन, यहाँ पे एक ही वेन देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए सिंगल वेन। मूविंग वेन, मूविंग वेन भी किसको कह सकते हैं? टाइप इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। अट्रैक्शन टाइप मेजरली हम लोग यूज करते हैं, राइट, नेम इसका। So the deflecting torque in an attraction type of moving iron instrument is produced due to the force of attraction acting on the moving vane because of the opposite poles induced on it by the magnetic field of fixed coil, by the magnetic field of fixed coil. Second जो essential point है, the fixed system of this instrument consists of C-shaped, ये जो स्ट्रक्चर होता है फिक्स्ड कॉइल का, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर में होता है, कि कॉइल 1 यहाँ पे, कॉइल 2 यहाँ पे, और ये पूरा सेटअप मिडिल में अरेंज करके रखा गया। और आयरन वेन और जो स्पिंडल है वो सेंटर पोजीशन पे नहीं, एसेंट्रिकली पोजीशन रहता है अट्रैक्शन टाइप में। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपल्सन टाइप, वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक प्लेस किया जाता है, राइट। तो कॉइल 1 यहाँ पे है, कॉइल 2 यहाँ पे है, इनमें कॉइल्स प्रोवाइड किए हुए हैं,
एयर कोर कॉइल्ड हैं, राइट, जिसके कारण एडी करंट लॉसेस ना हो सकें, एडी करंट्स को मिनिमाइज किया जा सके, कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। अदरवाइज आयरन, अगर हम लोग आयरन कोर इंडक्टर यूज़ करते तो वहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस होती, क्योंकि इसका खुद का ऑपरेटिंग फील्ड वीक है, और अगर उसी में एडी करंट लॉसेस होगा तो डिफ्लेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसीलिए एयर कोर ही हम लोग बनाए हुए हैं इसको, राइट, जिससे ऑपरेटिंग फील्ड इसका वीक होता है, मैग्नेटिक शील्डिंग की ज़रूरत होती है। तो सी शेप्ड स्ट्रक्चर के बीच में रखा हुआ है। द फिक्स्ड सिस्टम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ शी शेप्ड इंसुलेटिंग फॉर्मर ऑन विच इंसुलेटिंग फॉर्मर है, राइट, एयर कोर्ड है। The fixed system of this instrument consists of a she-shaped insulating former on which the coil that carries the current to be measured and is wound, है ना, कि इंसुलेटिंग फॉर्मर के ऊपर में शी शेप्ड स्ट्रक्चर में कॉइल्स को वाउंड करके रखते हैं जो कि करंट की कैरिंग करती हैं एंड मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस करती हैं, ऑपरेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करती हैं। एज द कॉइल इज फिक्स्ड सो वी कैन यूज थिक वायर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, देयर बाई इंक्रीजिंग इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी, की मोटी वायर हम लोग यूज कर सकते हैं जो कि करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 50 एम्पियर तक ले जाएगी, एनहांस करेगी। और विदाउट शंट और सीरीज मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस हम लोग मूविंग आयरन का यूज 50 एम्पियर तक के करंट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और अगर आपको फर्दर एनहांस करना है तो आप मल्टीप्लायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। The moving system consists of a spindle onto which a pointer, a set of control springs, a soft iron vane and the air friction damping mechanism are mounted, right। या तो हम लोग स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं या तो हम लोग कंट्रोल बैलेंस वेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। अगर स्प्रिंग यूज किया तो ग्रेविटी कंट्रोल नहीं, अगर ग्रेविटी कंट्रोल यूज किया तो स्प्रिंग्स नहीं यूज करेंगे, दोनों में से कोई एक एट अ टाइम। नेक्स्ट जो है पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ लार्ज स्पैन फॉर द पॉइंटर टू डिफ्लेक्ट, पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने के लिए लार्ज स्पैन प्रोवाइड करने के लिए द मूविंग सिस्टम इज प्लेस्ड एसेंट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल। सेंट्रल एक्सिस से एसेंट्रिकली प्लेस करके रखते हैं, दिस इज सेंट्रल एक्सिस, और इससे एसेंट्रिकली हम लोगों ने स्पिंडल वगैरह पूरे सिस्टम को प्लेस किया हुआ है, जिससे पॉइंटर को मूव करने का प्रॉपर स्पेस मिल सके, इजंट इट। जबकि रिपल्सन टाइप में कॉन्सेंट्रिकली ही प्लेस करेंगे। तो ये ओवर होता है। अनलाइक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल स्प्रिंग्स सर्व्स only one purpose, that is to produce restoring torque, right, unlike moving coil instrument हाँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक और पॉइंट है कि कंट्रोल स्प्रिंग्स जो यूज किया हुआ है हम लोगों ने, कंट्रोल स्प्रिंग्स की इस तरीके से स्पिंडल होगा जो कि आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे एक कंट्रोल स्प्रिंग यूज किए हैं, दूसरी कंट्रोल स्प्रिंग यहाँ पे है। तो इन कंट्रोल स्प्रिंग में एक कंट्रोल स्प्रिंग अगर ब्रेक हो जाती है, कंट्रोल स्प्रिंग अगर ब्रेक हो जाती है तो पॉइंटर का पोजीशन कहाँ पे होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगा कि जीरो पोजीशन पे होगा या फिर फाइनल पोजीशन पे होगा, किस पोजीशन पे होगा, तो वो हम लोगों को बताना है। तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा था, कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू ही करंट इंजेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू करंट इंजेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं। तो अगर एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाती है तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेंटेन्ड है कि नहीं, वहां पे क्या था कि एक स्प्रिंग के ब्रेक होने की वजह से सर्किट ओपन सर्किटेड हो जा रहा था, जिससे करंट
कॉइल में नहीं जा पा रही थी तो कोई डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा था, तो एक स्प्रिंग सफिशिएंट था पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे लाने के लिए। ये हम लोगों ने पीएमएमसी में डिस्कस किया था। लेकिन मूविंग आयरन का क्या कॉन्सेप्ट है कि कंट्रोल स्प्रिंग के थ्रू हम लोग कोई भी करंट इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉइल में डायरेक्टली करंट इंजेक्ट कर रहे हैं, तो करंट ऑलवेज कॉइल में फ्लो करेगी, राइट। तो कॉइल है में करंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखने के लिए मिलेगा, राइट। चाहे स्प्रिंग ब्रेक हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब इस पॉइंटर को इधर फोर्स ऑलवेज मिलेगा। अब कंट्रोल स्प्रिंग रहती तो इसको इस डायरेक्शन में खींचती, लेकिन कंट्रोल स्प्रिंग ब्रेक हो चुकी हैं तो इस डायरेक्शन में खींचने के लिए फोर्स नहीं है, कंट्रोल फोर्स नहीं है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स इस पॉइंटर को फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे ले जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में अगर स्प्रिंग्स ब्रेक होती हैं तो पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन तक पहुंच जाएगा। लेकिन जबकि पीएमएमसी में क्या होता है, एक स्प्रिंग अगर ब्रेक होती है तो वो पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे लाने के लिए सफिशिएंट होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग, जो कि एमसीक्यूज में फ्रेम किए जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट। अनलाइक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, in MI type instrument, control springs serves only one purpose, that is to produce restoring torque. Therefore, if a spring breaks, the pointer swings beyond the फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे पहुंच जाएगा। ये इसका कंट्रोल स्प्रिंग का एक ही पर्पस होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क, कंट्रोल टॉर्क प्रोड्यूस करना। वो करंट इंजेक्शन करने के लिए नहीं बनाई होती हैं, जो कि हम लोग पीएमएमसी में बना रहे थे फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल का, जो कि करंट भी कैरी करे और रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोवाइड करे। दो पर्पस थे वहाँ पे। यहाँ पे केवल एक ही पर्पस है कि कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करना, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं रिपल्सन टाइप में। तो अब हम लोग बात करते हैं रिपल्सन और डबल वेन। वहाँ पे क्या था, सिंगल वेन था, यहाँ पे डबल वेन। फिक्स्ड वेन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड वेन, वहाँ पे क्या था, मूविंग वेन था, यहाँ पे फिक्स्ड वेन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो रिपल्सन, डबल वेन, फिक्स्ड वेन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसकी थ्योरी रीड करते हैं। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन रिपल्सन टाइप ऑफ an instrument is produced by a force of repulsion between the fixed vane and moving vane because of similar poles on them induced by the operating magnetic field of fixed coil। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, होप यू इट इज विजिबल टू यू, कि ये पूरा का पूरा सर्कुलर होता है, राइट। ये पूरा का पूरा, जैसे वहां पे सी शेप्ड स्ट्रक्चर यूज करते थे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सर्कुलर होता है। लेट मी टेल यू, इन दिस फैशन। ये पूरा का पूरा ऐसा सर्कुलर रहता है। वहां पे क्या रहता था, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक कॉइल है, यहाँ पे एक कॉइल है, ये एन पोल बनेगी, ये एस पोल बनेगी, एन टू एस फ्लक्स लाइंस मूव करेंगी और बीच के उनके बीच में कॉन्सेंट्रिकली नहीं एसेंट्रिकली हम लोग स्पिंडल एंड पॉइंटर वगैरह को प्लेस करेंगे, जिससे पॉइंटर को मूव करने का प्रॉपर प्लेस मिल पाए। यहाँ पे क्या है, रिपल्सन टाइप में ये पूरा कंप्लीटली सर्कुलर क्लोज्ड है, ये पूरा का पूरा क्लोज्ड है, जिसका हाफ पोर्शन कट करके हम लोग अंदर का व्यू दिखाने के लिए इस तरीके से फिगर 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ये पूरा एक्चुअली कैसा है, ऐसा क्लोज सर्कुलर ऐसा।
तो फ्रंट से ऐसा देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा, इसलिए इसको खोल के इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग। होप यू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द थिंग। और इसी चीज़ को जो कि ऐसा रखा हुआ है, ऐसा, तो ऐसा फ्रंट व्यू कैसा, सॉरी, ऐसा साइड व्यू देखने के लिए मिल रहा है। अगर फ्रंट व्यू देखना चाहें तो इसको ऐसा मोल्ड करते हैं, तो ये फ्रंट व्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है, राइट। दूसरा वाला फिगर फ्रंट व्यू देखने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कवरिंग है इसका, जो कि कॉइल कहला रहा है। इसमें इस तरीके से कॉइल्स प्रोवाइड करते हैं। इफ यू कैन विजुअलाइज, लेट मी ड्रॉ द कॉइल, कि यहाँ पे एक टर्मिनल है कॉइल का, और ये कुछ इस तरीके से वाउंड की गई है, इस तरीके से वाउंड की गई है, राइट। एंड देन ये इधर पूरा का पूरा आएंगी, ऐसा डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ऐसा, जो कि इधर है। एंड देन अगेन ये इस तरीके से जाएंगी, एंड देन अगेन डॉट 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 डॉट, जो कि आपका आधा व्यू कट किया हुआ है। देन अगेन इस तरीके से पूरे के पूरे कॉइल रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि सॉलिड थिक वायर से करते हैं हम लोग, जिससे करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी एनहांस हो सकती है। तो इनके दो टर्मिनल्स रहेंगे जहाँ से कॉइल हम लोग कॉइल में करंट इंजेक्ट करेंगे, द करंट टू बी मेजर्ड। तो इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड वेन है। ये कॉइल आपका क्या है, स्टैटिक है कि रोटेटिंग है? ये स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है, स्टैटिक। ये भी क्या है, स्टैटिक है ये कॉइल, राइट। एंड ये जो फिक्स्ड वेन है, ये फिक्स्ड वेन यहाँ पे अटैच करके रखी हुई है, कि कॉइल से टच होती हुई, कॉइल से ऐसे टच करते हुए हम लोग, लेट मी टेल यू, ऐसा आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू देखने के लिए मिल रहा है। और ये जो है, ये फिक्स्ड वेन है, जो कि इसके साथ अटैच करके रखी हुई है, राइट। इस कॉइल के साथ ऐसा अटैच करके रखी हुई है, जो कि स्टैटिक सिस्टम का पार्ट है। इसको ऐसा पतला सा कंसिडर करिएगा, फिक्स्ड वेन है, राइट। और यहाँ पे एक स्पिंडल है, कॉन्सेंट्रिकली प्लेस्ड है, बीचों बीच प्लेस्ड है, और उसमें एक हिंज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यूज करके, ऐसा हिंज्ड स्ट्रक्चर यूज करके मूविंग वेन रखा हुआ है हम लोगों ने, ऐसा हिंज्ड, इस तरीके से हिंज्ड यूज करके दो हिंज ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, और इसमें अटैच होता हुआ एक और सॉफ्ट आयरन का वेन कनेक्ट करके रखे हुए हैं, राइट। तो कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रिएट करेगा, राइट। कि और इसका ऐसा फ्रंट व्यू अगर देखें तो ये फिक्स्ड वेन जो है इसके साथ आपके कॉइल के साथ अटैच्ड है, एंड यहाँ पे स्पिंडल है जो कि ऐसा इंसर्टेड है, एंड स्पिंडल के ऊपर में हिंज टाइप के स्ट्रक्चर यूज करके, तो ऐसा अगर देखें तो ये हिंज्ड स्ट्रक्चर यूज करके ये मूविंग वेन हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है, मूविंग वेन, मूवेबल वेन। तो आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे ना कि अब जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे अगेन जो है करंट फ्लो होने के कारण फ्लक्स लाइंस क्रिएट होंगी। तो इस वेन में, फिक्स्ड वेन में एन और एस पोल्स क्रिएट होंगे, इस तरीके से एन और एस पोल्स क्रिएट होंगे फिक्स्ड वेन में, राइट। और यही सिमिलर पोल्स इस हिंज्ड मूवेबल वेन में भी क्रिएट होंगे, एन और एस पोल्स, जिसके कारण एन और एन का रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा, और ये मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, एन टू एन एक दूसरे को रिपल करती हैं।
जिसके कारण ये दूसरे डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी। तो इसीलिए इसको रिपल्सन टाइप कह रहे हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिससे स्पिंडल भी रोटेट करेगा। एंड देन अब स्प्रिंग्स वगैरह कनेक्टेड है, स्प्रिंग्स टाइट होंगी, कंट्रोलिंग टॉर्क पिक्चर में आएगा। एंड डैम्पिंग के लिए हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग या फिर ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो हम लोग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। इसलिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होती हैं वो वॉल माउंटेड भी होती हैं, कि अब ग्रेविटी कंट्रोल यूज़ करने के लिए ऐसा सरफेस में ऐसे वर्टिकली प्लेस करके रखना पड़ेगा ना इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि प्रॉपरली कंट्रोल वेट एंड बैलेंस वेट वर्क कर पाए, अपना लेवल्ड हो पाए, राइट। तो ग्रेविटी कंट्रोल हम लोग मूविंग आयरन में यूज़ करते हैं। So the deflecting torque in repulsion type of an instrument is produced by force of repulsion, कि जो फिक्स्ड वेन है उसमें एन और एस पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये जो हिंज से स्पिंडल्स में हिंज्ड यूज करके हम लोग जो मूविंग वेन रखे हुए हैं उन दोनों में सेम पोल्स क्रिएट होंगे, जिसके कारण रिपल्सन देखने के लिए मिलेगा और ये मूव कर पाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। Moving vein because of similar poles on them induced by operating magnetic field of fixed coil, right। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया और ये सारी चीज़ें ओवर होती हैं। एंड देन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब समझ गए तो अच्छी बात है, ना समझे तब भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। आपको इतना प्रैक्टिकली समझने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वेयर you need some concepts and some set of equations to solve the questions. The fixed system of this instrument consists of a fixed coil, क्योंकि ये इसमें कुछ है नहीं ऐसा समझाने के लिए, वो सारी चीज़ें सिंपल ही हैं कि इस तरीके से आपका कॉइल है, वहाँ पे मल्टी टर्न कॉइल प्रोवाइड की गई हैं, उनके दो टर्मिनल्स हैं जहाँ से करंट इंजेक्ट करेंगे, करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रिएट करेगा, राइट। और यहाँ पे एक फिक्स्ड वेन रखा हुआ है सॉफ्ट आयरन पोल पीस का, सॉफ्ट आयरन का, एंड ये भी सॉफ्ट आयरन का बना हुआ जो कि मूवेबल वेन है, जो कि स्पिंडल के साथ अटैच्ड है। अब इसमें एन और एस पोल्स इंड्यूस होंगे, एन और एस पोल्स इंड्यूस होंगे। ये जो मूवेबल वेन है उसमें भी एन और एस पोल्स इंड्यूस होंगे। एन और एन पोल एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिसके कारण इस वेन में मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिससे स्पिंडल रोटेट करेगा। उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रिंग्स वगैरह हैं, ये सारी स्टोरी आपको पता ही है। अरे इस स्पिंडल के साथ पॉइंटर अटैच होकर है जो कि डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। The fixed system of this instrument consists of a fixed coil and a vane that is non-magnetically एक सेकेंड। The fixed system of this instrument consists of a fixed coil है, and a vane that is non-magnetically connected to its inner surface, कि इसके इनर सरफेस में कैसा है, इसके इनर सरफेस में ऐसा फिक्स्ड जो वेन था वो इस तरीके से प्लेस्ड है, नॉन मैग्नेटिकली कनेक्टेड है, मैग्नेटिक कनेक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, राइट। यहाँ पे भी मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पोल्स इंड्यूस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द करंट फ्लो इन दी कॉइल, तो नॉन मैग्नेटिकली प्लेस्ड है to its inner surface. The moving system consists of a spindle onto which a pointer, a set of control springs, a soft iron vane and an air friction damping mechanism are mounted, right। तो एयर फ्रिक्शन यहाँ पे भी हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि एडी करंट डैम्पिंग नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग फील्ड क्या होती है, वीक। जहाँ पे ऑपरेटिंग फील्ड इंस्ट्रूमेंट में वीक होती है वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग मैकेनिज्म नहीं यूज़ किया जा सकता, केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने अभी तक किया। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्पैन ऑफ डिफ्लेक्शन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पॉइंटर का जो है डिफ्लेक्शन, स्पैन ऑफ डिफ्लेक्शन मेंटेन करने के लिए द मूविंग सिस्टम इज माउंटेड, मूविंग सिस्टम जो माउंट करेंगे
वो कॉन्सेंट्रिकली सेंटर पोजीशन पे माउंट करेंगे इस इंस्ट्रूमेंट में। वहां पे क्या था, एसेंट्रिकली अट्रैक्शन टाइप में, रिपल्सन टाइप में कॉन्सेंट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फिक्स्ड कॉइल हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये डिफरेंसेस था। एडवांटेज के बारे में बात करें इस इंस्ट्रूमेंट के, मूविंग आयरन के, इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी। एडवांटेज क्या था मूविंग आयरन का, it can be used for both AC and DC, no problem. As the current under measurement passes through the fixed system of the instrument, therefore these instruments have a larger current carrying capacity, larger current carrying capacity होती है, क्योंकि कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फिक्स्ड सिस्टम का पार्ट है, मूविंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो लाइट वेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, जिससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अच्छा रहता है, जो कि 50 एम्पेयर तक झेल सकता है करंट। वी कैन डिजाइन MI टाइप ऑफ अमीटर अप टू अ रेंज ऑफ 50 एम्पियर विदाउट द यूज ऑफ अ शंट, कि शंट और सीरीज मल्टीप्लायर यूज किए बिना 50 एम्पेयर तक के रेंज हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं उस कॉइल में। इट इज चीपर, कि परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल से ये चीप होती हैं। PMMC में क्या था कि सॉफ्ट आयरन पोल पीसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन एक सिंपल सा स्टैटिक आयरन कोर हम लोग यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉर्मर एंड देन ऑल दोज थिंग्स, राइट। जबकि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें यूज़ किए हुए हैं, कॉइल आउटर फ्रेम एंड सी शेप्ड स्ट्रक्चर अट्रैक्शन टाइप में, और यहाँ पे कवरिंग सेंट्रल सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉइल का, एंड मिडिल पोजीशन में एक फिक्स्ड वेन, एक मूविंग वेन रिपल्सन टाइप में हम लोगों ने देखा, और बाकी स्पिंडल वगैरह तो यूज़ करना ही है, एडी करंट डैम्पिंग भी नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इट इज़ चीपर, एयर कोर कॉइल्ड है, आयरन कोर है नहीं। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें, ड्यू टू द डिफरेंट, एक सेकेंड, ड्यू टू द डिफरेंट compensation required, due to the different compensation required for AC and DC, moving iron type of instrument will have different calibration for AC and DC parameters, right। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हम लोग आने वाले सेशंस में समझते हैं। डिफरेंट कंपनसेशन रिक्वायर्ड फॉर AC एंड DC, moving iron type of instrument will have different calibration for AC and DC parameters। तो ये वाला पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, आने वाले सेशंस में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन डिसएडवांटेज में ये पॉइंट लिख दिया हुआ है, राइट। आगे के सेशन में आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ऑपरेटिंग फील्ड वीक होता है आपको मालूम है, these instruments are affected by stray magnetic fields and hence magnetic shielding is required। magnetic shielding की जरूरत होती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, as theta is directly proportional to I square, as theta is directly proportional to I square, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। ये भी पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया हुआ है, नेक्स्ट सेशन में ये भी पॉइंट डिस्कस होगा, तो ये पॉइंट भी समझ में आ जाएगा, इसका नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट, जो कि इसका एग्जैक्टली डिसएडवांटेज है। सोर्सेस ऑफ एरर के बारे में डिस्कस करें अगर, तो सोर्सेस ऑफ एरर क्या है, कॉमन फॉर AC एंड DC। तो पहले हम लोग सोर्सेस ऑफ एरर, जो कि प्रीवियसली हम लोग PMMC में डिस्कस किए हुए थे, तो सोर्सेस ऑफ एरर कॉमन फॉर बोथ AC एंड DC डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि पहले AC और DC मेजरमेंट दोनों के लिए साथ में डिस्कस करेंगे, एंड देन ओनली फॉर AC मेजरमेंट सोर्सेस ऑफ एरर डिस्कस करेंगे, किन किन रीजन से एरर प्रोड्यूस होते हैं। तो एरर्स ड्यू टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है,
एक पॉइंट लिखा हुआ है, एरर ड्यू टू स्टे मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इंटरनल ऑपरेटिंग फील्ड को अफेक्ट करेगी, जिसके कारण टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में चेंजेस आएगा, जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होगा। तो ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव स्टडीड पीएमएमसी। हेलो, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सोर्सेस ऑफ एरर में, एरर ड्यू टू द स्टे मैग्नेटिक फील्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। Errors for AC and DC, errors due to stay magnetic field, errors due to aging of spring, कि स्प्रिंग की एज हो जाने से के कारण वो टाइट एंड लूजनिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ऑलरेडी यूज्ड स्प्रिंग्स यूज करते हैं। ये सब ऑलरेडी पीएमएमसी में डिस्कस किया हुआ है, वही सारे सोर्सेस यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये एसी और डीसी दोनों में प्रोड्यूस होगा, राइट, ये सोर्सेस ऑफ एरर। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एरर्स ड्यू टू the change in resistance of the fixed coil, errors due to change in resistance of fixed coil, कि due to change in resistance of the fixed coil, due to the heating effect of the electric current, कि ऑब्वियस सी बात है, जब कॉइल में करंट फ्लो करेगा टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मटेरियल, जिस मटेरियल का आपने बनाया हुआ है कॉइल, उसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, जिसके कारण एरर प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एरर्स ड्यू टू हिस्टेरेसिस, एरर्स ड्यू टू हिस्टेरेसिस। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरर्स कैसे इसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। एरर्स फॉर एसी ओनली, ये क्या थे, ये सारे सोर्सेस ऑफ एरर एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल थे। अब केवल एसी के लिए हम लोग बात करें तो एरर्स ड्यू टू एडी करंट्स, एरर्स ड्यू टू एडी करंट्स होंगे, एंड एरर्स ड्यू टू द फ्रीक्वेंसी, एरर्स ड्यू टू एडी करंट एंड एरर्स ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। तो ये एसी में होने वाले जो एरर्स हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड सोर्सेस ऑफ एरर कवर कर लिए हुए हैं। नेक्स्ट सेशन में मूविंग आयरन से रिलेटेड ही कुछ और कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, और फिर इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे कि अभी अमीटर एंड वोल्ट मीटर डिस्कस करना है मूविंग आयरन का। अभी तक हम लोग पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड देन पीएमएमसी अमीटर, पीएमएमसी वोल्ट मीटर डिस्कस किए। कुछ इसी सीक्वेंस में मूविंग आयरन भी कंप्लीट करेंगे, एंड देन ईडी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।